हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम ऑफ सैलरी, जिसका लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ सैलरी। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको सैलरी से रिलेटेड 3 चीजें पढ़ाया था। अगर याद हो तो क्या क्या था वो? ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, 10-10, 10-10A, 10-10AA बराबर है। ग्रेच्युटी क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट। पेंशन क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट। एक बॉस आपको क्या क्या देता है? सैलरी तो देता ही है, अलावेंसेस देता ही है, परक्यूजिट देता ही है, उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट भी देता है, ग्रेच्युटी, पेंशन और लीव। उसके अलावा लास्ट पार्ट आपके सैलरी का है, वो है प्रोविडेंट फंड। क्या पढ़ने वाले? प्रोविडेंट फंड बराबर है, ठीक है। अब ये प्रोविडेंट फंड होता क्या, पहले ये समझते हैं। जब आप कोई अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका जो बॉस है वो आपके सैलरी से बोलता है कि भाई 10% प्रोविडेंट फंड में जमा करूंगा, 20% प्रोविडेंट फंड में जमा करूंगा, 30% प्रोविडेंट फंड में आपके सैलरी से काटेगा वो, जबकि पैसा तो आप ही का है या नहीं? मतलब आप आपके सैलरी को दिखा रहे कम है, बाकी आप किधर जमा कर रहे हो? प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहे हो। बट रूल ऑफ प्रोविडेंट फंड ये है कि आप जितना कंट्रीब्यूट करते हो, आप यानी कि कौन? एम्प्लॉई जितना कंट्रीब्यूट करता है उतना ही इक्वल नंबर अमाउंट आपके बॉस को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आजकल बहुत कम कंपनी प्रोविडेंट फंड लेती है, बट पहले की जनरेशन में प्रोविडेंट फंड फ्रॉम द सैलरी कट होता था। आजकल कोई बड़े बड़े कंपनीज में प्रोविडेंट फंड अगर है तो कटता है, नहीं तो नहीं कटता है, सीधा वो लोग सैलरी देते। बट पहले सैलरी में बहुत सारा पार्ट था। अभी भी गवर्नमेंट कंपनीज में जाओगे तो प्रोविडेंट फंड है, चल ही रहा है, बराबर है। तो प्रोविडेंट फंड कुलदीप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल तूने एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो उसमें अंदर तेरा सैलरी ₹1,00,000 है, तो बॉस ने क्या बोला? आपके लाख में से 10% कटेगा, प्रोविडेंट फंड में जमा होएगा। तो ये भी खुश है क्योंकि इसको माने में 10,000 जमा नहीं होएगा, 20,000 जमा होएगा। क्यों? क्योंकि जितना आपका सैलरी कट होगा उतना ही इक्वल अमाउंट आपका बॉस भी आपको कॉन्ट्रीब्यूट करके देगा। तो वो जो बॉस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो अपना इनकम है। मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं मेरा इनकम तो नहीं है, वो तो मेरा सैलरी है। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? तो आप दीपिका जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो देखना पड़ेगा कौन से प्रोविडेंट फंड में पैसा कट रहा है। क्या वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है? क्या वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है? क्या वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है? 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। स्टैट्यूटरी वर्ड के बारे में कल भी मैंने बताया था। गवर्नमेंट एग्जम्प्ट होता, देखो सब एग्जम्प्ट है। चाहे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे प्रीवियस ईयर में, कितना भी कंट्रीब्यूट करे, पूरा का पूरा आपके लिए क्या है? एग्जाम। अब कंट्रीब्यूट किया तो उसमें ब्याज भी जमा होते रहेगा, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एग्जाम। मैच्योर्ड हो गया भाई, अब जॉब छोड़ रहा हूं भाई, कंट्रीब्यूशन दे दे, मेरा पैसा लमसम अमाउंट दे दे, वो भी एग्जाम। मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का पैसा चाहे कंट्रीब्यूशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे लमसम हो, 3 चीज होता है, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, लमसम। कंट्रीब्यूशन है तो भी एग्जाम, इंटरेस्ट है तो भी एग्जाम, लमसम है तो भी एग्जाम। बात समझ में आ गया? पक्का समझा है? हाँ जी। बढ़ते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नॉर्मल प्रोविडेंट फंड है। इसका सेक्शन था 10-11, इसका है 10-12। 13 किसके लिए? 13 है हाउस रेंट अलावेंस। समझ में आ? क्लियर? पक्का? 11, 12, 13 ये सब एग्जाम्पल सेक्शंस के अंदर आता है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 10-11 में आ जाता है, 10-12 में आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे सबसे पहला बात करेंगे कंट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट कहता है आपका बॉस आपके लिए कंट्रीब्यूट करा, अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? 12% ऑफ योर सैलरी। अगर वो 12 से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जितना भी ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा पूरा टैक्सेबल होगा। अगर वो 12 से कम कर रहा है तो हम आपको टैक्स भरने के लिए मना कर देंगे, आपका पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। मतलब यहाँ पे बोला है एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्सेस इज टैक्सेबल।
मतलब 12% के ऊपर आधा % भी आएगा, 0.1% भी आएगा, वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया? 12 के ऊपर 1/8 आना भी आएगा ना तो भी टैक्सेबल है। ठीक है, मतलब वो अपने को इनकम दिखाना पड़ेगा और वो इनकम टैक्सेबल इनकम होगा। समझा? 12% से कम आपका बॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है, बॉस, आप नहीं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, एग्जाम्पशन नहीं, आपका बॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई नहीं। फर्क समझ में आया ना? चलिए अब आते हैं ब्याज के ऊपर। तो ब्याज में कितना % ब्याज बोला है? 9.5%। आपको उसके बाद 9.5% ब्याज मिलेगा। इससे ज्यादा अगर आपको मिल रहा है तो टैक्सेबल, इससे कम ब्याज मिल रहा है मतलब एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट इफ रेट इज अप टू 9.5% पर एनम, एक्सेस इज टैक्सेबल। समझा? लमसम अमाउंट इज एग्जाम सब्जेक्ट टू द रूल। अब ये रूल क्या है? क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि भाई 5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है, 10 लाख तक टैक्स एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल। तो ये रूल स्पेसिफिकेशन रहेगा। समझ में आएगा? क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे लमसम अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड ऑफ विच 2 लाख इज एग्जाम्प्ट। तो 2 लाख एग्जाम्प्ट है, बाकी का पूरा टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया? तो तीनों चीज क्लियर हो गया। स्टैट्यूटरी एग्जाम, इसके लिए 12%, 9.5% का ब्याज और लमसम है सब्जेक्ट टू द रूल। आ जाते हैं अनरिकॉग्नाइज, चाहे कंट्रीब्यूट करे चाहे इंटरेस्ट, सब एग्जाम्प्ट है, खाली लमसम यहाँ पे टैक्सेबल आता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 सी नोट नंबर 3। यहाँ पे लिखा है मैंने नोट नंबर 3। क्या है नोट नंबर 3? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन लमसम on retirement from unrecognized provident fund is taxable as income from other source। मतलब अगर मुझे अनरिकॉग्नाइज्ड फंड का लमसम अमाउंट मिल रहा है, उस पे ब्याज भी साथ में मिल रहा है, तो मेरे लिए वो इनकम है और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेकिन वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। समझ में आया? मतलब वो सैलरी में नहीं दिखेगा, वो किधर दिखेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर है? आज का टारगेट ये था। अगर ये हो गया तो आपका सैलरी का पिक्चर इज रेडी। सैलरी में बेसिक सैलरी, फिर अलावेंसेज आता है, फिर परक्यूजिट टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, उसके अलावा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, फिर ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, सब करो, टोटल हो गया सैलरी। कंसेप्ट क्लियर है सैलरी का क्या है? फिर सम्स के अंदर अपने को देखना है, सम में जो जो पूछा है उस सीक्वेंस में आपको लिखने का, इनकम दिखाने का। एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 16 मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आ जाएगा। इसमें 3 डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलावेंस, प्रोफेशन टैक्स। एंटरटेनमेंट अलावेंस कब आएगा? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होएगा तब, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? पक्का 100%। चलिए फिर जाते हैं सम की तरफ, देखते हैं सम क्या दिया। टेक्स्ट बुक का इस समय आपके Mr. X is working in ABC Limited, has given the detail of his income for the previous year 22-23. You are required to compute his gross salary from the detail given below. अपने को सैलरी कैलकुलेट करना है। बेसिक सैलरी कितना दिया है? लाख रुपए पर मंथ। डियरनेस अलावेंस बोला है 50% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कितना परसेंट है? 1%। और टर्नओवर कितना हुआ है? 50 लाख का। बोनस दिया है, ग्रेच्युटी दिया है, हिज ओन कंट्रीब्यूशन, खुद का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। व्हाट इज आरपीएफ? रेलवे पुलिस फोर्स है ना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। समझ में आ गया? खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा, लेकिन बॉस का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? 20% ऑफ द बेसिक। और इधर लिख के दिया है एग्जाम्प्ट कितना है? 2,07,000। भाई साहब ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 20%। कितना अलाउड है? 12 ही, मतलब 8% एग्जाम्प्ट होगा। तो एग्जाम्प्ट अमाउंट ऑलरेडी दिया, अगर नहीं दिया रहता तो हम 8% निकालते और उतना एग्जाम्प्ट कर देते। बात समझा? अगर ये अमाउंट नहीं दिया रहता तो हम कैलकुलेट करते और जितना भी कंट्रीब्यूट किया उसमें से 12% रखने के बाद जो बच जाता वो मेरे लिए क्या होता? टैक्सेबल होता। क्लियर? सेम गोज विथ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन आरपीएफ। कितना इंटरेस्ट है? 13%। एग्जाम्प्ट कितना वो दिया है, अब 13% का अमाउंट भी दिया गया है, खाली 95 में से माइनस कर।
सम समझ में आ गया? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। पहला तो सैलरी आ जाएगा। सबसे पहला लेते हैं सैलरी, दैट इज बेसिक सैलरी। कितना है बेसिक सैलरी भाई साहब का? 1 लाख पर मंथ। रिटायर हो रहा है क्या ये? कहीं भी बोला ही इज गोइंग रिटायर, ऐसा कुछ नहीं। मतलब 12 महीने का सैलरी आएगा, 12 लाख। क्लियर है? उसके बाद डियरनेस अलावेंस मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 80,000 पर मंथ। सर वो रिटायरमेंट बेनिफिट वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। 80 इंटू 12, 9,60,000 बराबर। कमीशन भाई ये भी आपका इनकम ही है। कितना है? 1% ऑफ टर्नओवर है या नहीं? तो टर्नओवर कितना है? 50 लाख। 50 लाख का 1% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? देखो 50,000। 2 जीरो कट हो जाएंगे ना? अरे समझा? चलिए ठीक है। उसके बाद बोनस मिल रहा है। कितना भाई बोनस? 4 लाख। उसके बाद क्या मिल रहा है? ग्रेचुटी। अब ये प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, बराबर है, तो ग्रेचुटी लिख के कितना ग्रेचुटी मिला है? 2 लाख रुपए। अभी इसके अंदर तो एग्जाम्पशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी वाला है। तो प्राइवेट कल ही मैंने बताया था। ग्रेचुटी में पहला पूछना गवर्नमेंट की नॉन गवर्नमेंट है, कवर्ड या नॉट कवर्ड। कहीं पे भी कुछ नहीं बोला, मतलब ये नॉट कवर्ड है। कवर्ड में बोलेगा ना कवर्ड है, कुछ नहीं बोला मतलब नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड के 3 कैलकुलेशन। सबसे पहला एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड कितना? 2.5 लाख। दूसरा है नोटिफाइड अमाउंट। नोटिफाइड अमाउंट ग्रेचुटी का कितना है? 20 लाख। और तीसरा कैलकुलेशन है हाफ इनटू। सर जी ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आप? बोला हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्या ये बंदा रिटायर हुआ है? तो ग्रेचुटी वाइल इन सर्विस क्या होता है? टैक्स है, तो इसको एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। समझ में आ गया? अरे समझा? अगर ये बंदा रिटायर होता तो हम ये कैलकुलेशन करते। अंडरस्टूड अभी? पक्का? तो यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन आएगा क्या? नहीं। तो ये पूरा का पूरा 2.5 लाख मेरे लिए क्या होगा? टैक्सेबल। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? हिज ओन कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट टोटल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तब ये पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए कुछ भी नहीं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं आएगा, डियरनेस अलावेंस भी आएगा। तो इसका बेसिक सैलरी कितना है? लाख रुपया। और डियरनेस अलावेंस कितना है? रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 50%। 80 का 50% मतलब 40,000। तो इसका सैलरी कितना हो गया? 1,40,000। अरे समझ में आ गया? इनटू 12 मंथ्स। रिटायर हुआ क्या ये? नहीं। तो 1,40,000 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? 16,80,000। अरे बात समझ में आ गया? अरे हाँ। इसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया है? जरा 20% कैलकुलेट कर लो। 3,36,000। 3,36,000। अरे बात समझ में आ गया? अरे समझा? आप डायरेक्ट कर सकते थे, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं था, मालूम मेरे को। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है? आरपीएफ कितना है? 3,36,000। इसमें एग्जाम कितना बोला है? एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 2,07,600। अरे समझा? 1,28,400। एनी डाउट? पक्का समझा? 100% समझा है? कुछ भी डाउट? वेरी गुड। आरपीएफ हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना है? 1,30,000 लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 95,000 माइनस कर देंगे। और कुछ है क्या? नहीं।
चलिए फिर इसका टोटल ले लेते हैं। कितना आ रहा है? GTS 30,23,400। अब इसके बाद हमको इधर क्या लिखना पड़ेगा? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें पहला डिडक्शन कौन सा आएगा? यहाँ पे पहला डिडक्शन आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा भाई? 50,000। प्रोफेशन टैक्स कहीं पे भी बोला है क्या? एंटरटेनमेंट बोला है क्या? नहीं। तो मतलब खाली 50,000 ही माइनस होएगा। तो 30,23,000 में माइनस करेंगे NTS कितना? 29,73,400। ठीक है, कळलं तुला अविता, दीपिका? समझा सम? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या है। मिस्टर जी रिसीव द फॉलोइंग एनवॉल्वमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस। उसको क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीजें दी गई है। बेसिक पे मिल रहा है, डियरनेस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलावेंस मिल रहा है। बट क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा कहीं पे बोला है क्या? नहीं, मतलब डिडक्शन नहीं आएगा, इनकम ही आएगा। उसके बाद क्या है? मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स दिया है। प्रोफेशन टैक्स जिसमें 3,000 रुपया उसने पे किया है, बट 2,000 was paid by his employee। ये पॉइंट कुछ नया है, जरा ध्यान देंगे। जी कंट्रीब्यूट 50,000 टुवर्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। जी मतलब जिसका सैलरी उसने कंट्रीब्यूट किया, उसके बॉस ने किया है क्या? मतलब अभी तक तो कुछ नहीं। ही हैज नो अदर इनकम, डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए ठीक है। अच्छा इधर दे दिया ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब एंटरटेनमेंट का डिडक्शन। बात समझ में आ गया? चलिए पहला तो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है? 4 लाख पूरे साल भर का ही बोला हुआ है। उसके बाद डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस कितना है भाई? 1.5 लाख रुपए। उसके बाद कमीशन 1 लाख। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना है? 40,000। तो इनकम ऐड होगा, बाद में डिडक्शन देंगे ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई भी मिला है वो इनकम है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन, प्राइवेट है तो डिडक्शन नहीं आता है। इनकम तो दिखेगा ही ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है, नॉर्मल कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट अलावेंस इनकम है, दिखेगा ही। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो डिडक्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलता है। क्लियर? एंटरटेनमेंट अलावेंस के बाद मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स, वही है ना। अब ये रीइंबर्स क्या होता है? मैंने कुछ खर्चा किया, मेरे बॉस ने मुझे पैसा दे दिया। तो पहले का रूल ये था कि 15,000 तक अलाउड था। कितना? अप टू 15,000 अगर आपका बॉस देता है तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बट जब से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया तब से मेडिकल एक्सपेंसेस का कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका बॉस आपको मेडिकल का पैसा दे रहा है ना तो फुल्ली टैक्सेबल है आपके लिए। रीइंबर्स मतलब वापस से दे देना। आपने क्या किया? खर्चा किया, बिल लिया, बॉस को बोला बॉस मेरे को पैसा, बॉस ने पैसा दे दिया, मतलब आपके लिए तो इनकम ही हो गया। बात समझ में आया? और ये फुल्ली आपके लिए क्या है? टैक्सेबल है। कितना है? पूरा 10,000। पहले का रूल ये था कि 15,000 अलाउड था, वो 15,000 आपके लिए अलाउड नहीं है। ओके। उसके बाद क्या? प्रोफेशन टैक्स। ध्यान देना इधर क्या हुआ। प्रोफेशन टैक्स कौन पे करता है मालूम है? जो काम करता है। आपका बॉस अगर पे कर रहा है मतलब आपके लिए इनकम है। तो इस बंदे ने प्रोफेशन टैक्स पे किया, मतलब मैंने पे किया। कितना पे किया है? तो मेरे को डिडक्शन तो मिलेगा 3,000 का। लेकिन ये 3,000 में मैंने बॉस को बोला बॉस पैसे नहीं है यार, ठीक है 2,000 लेके जा। मतलब 2,000 मेरे लिए तो इनकम है ना। तो पहला इनकम दिखेगा, प्रोफेशन टैक्स कितना दिखेगा? 2,000। और बाद में डिडक्शन कितने का करूंगा मैं? क्योंकि मैंने जितना पे किया उतने का डिडक्शन आएगा। बात समझा? और कुछ है? हाँ, 50,000 उसने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, उसने कंट्रीब्यूट किया है, मैंने किया है क्या? नहीं। मतलब मेरे बॉस ने नहीं किया है, मतलब मेरे लिए एग्जाम, मतलब इधर कुछ आएगा ही नहीं। अब इसका टोटल ले लेंगे 6,62,000।
इसमें हम माइनस करेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा है एंटरटेनमेंट अलावेंस और तीसरा है पीटी। तीनों आने वाला यहाँ पे। एंटरटेनमेंट क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्रोफेशन टैक्स तो भरा ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 50,000, एंटरटेनमेंट बाद में कर दो, प्रोफेशन टैक्स कितना 3,000। चलिए अब आ जाते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस। तो एंटरटेनमेंट में 3 कैलकुलेशन। पहला है एक्चुअल रिसीव, कितना मिला एंटरटेनमेंट अलावेंस, ये वाला। तो आप बोलो, मैंने थोड़ी, आपने बोले वो मैंने लिखा है, मैंने थोड़ी ऐसा। 7,02,000। ओके फाइन, कोई नहीं, यहाँ पे आ गए। एंटरटेनमेंट का 3 कैलकुलेशन आएगा। एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल रिसीव कितना एंटरटेनमेंट 40,000। नोटिफाइड अमाउंट एंटरटेनमेंट का कितना है 5,000, या तो फिर 1/5 ऑफ सैलरी, बराबर है। अब डीएनएस अलावेंस भी है लेकिन बोला नहीं फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी, बराबर है। तो मेरा सैलरी कितना है देखो 4 लाख रुपए, तो 1/5 इंटू 4 लाख 80,000। तो सबसे कम क्या है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा 5,000। अरे बात समझा। तो अभी 7,02,000 में से 50 और 8 58,000 माइनस कर दो एनटीएस। गलत कर रही है बेटा, बहुत गलत कर रही है। 6,44,000 समझ में आ गया पक्का। बस आज तो इतना ही सम था। नेक्स्ट लेक्चर में और भी सैलरीज के सम लेता हूँ, बट सैलरी टोटल इतना ही है। समझ में आ गया सैलरी में क्या और कितना होने वाला है। आपको कंसेप्ट मैंने बताया, पहला सैलरी होता है, फिर अलावेंस होता है, उसके बाद परक्विजिट होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट और आरपीएफ। इतना ही होता है सैलरी, और ये 3 डिडक्शन होते हैं सैलरी। फॉर्मेट समझ में आ गया पक्का। आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।